शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली अच्छी संस्थाओं की बहुत कमी है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र का भी व्यापारीकरण हो रहा है। शिक्षा का संबंध जो होता है वो भविष्य के पीढ़ी को निर्माण करने के लिए जो संस्कार होते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है जिससे भविष्य का भारत निर्माण होता है, वो काम हमारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ करती है। और मैं अक्सर एक बात सब मित्रों के साथ कहता हूँ कि नॉलेज ये बहुत बड़ी पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country। तो ये जो नॉलेज है ये हासिल करना अच्छे तरीके से, ये बहुत बड़ा काम है। और वो विद्यार्थी नसीबवान होते हैं जिनको अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है। और इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर इस कॉलेज ने दिए, अच्छे शिक्षक दिए, अच्छे प्राचार्य दिए, अच्छे विद्यार्थी भी दिए हैं। और आज गोल्डन जुबिली भी बन रही, उसका आज वो कोविड के कारण काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो यहाँ कार्यक्रम बहुत जोश और उत्साह के साथ होता है। पर ये 75 साल का इतिहास बहुत प्रेरणादायी है। और जैसे अध्यक्ष बाकरू जी ने कहा कि बिल्कुल अच्छी संस्थाओं का विकास होना चाहिए। मैं अक्सर, मेरे पास जब कोई लोग आते तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनल अप्रोच, ऐसी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। तो जो चैरिटेबल काम करते हैं उनको मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उनके पीछे खड़े रहता हूँ, क्योंकि ये समाज की आवश्यकता है। और इसलिए इस संस्था ने जो कुछ काम किया है और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन के अनेक साल इस संस्था के विकास के लिए खर्चा किए, उन सब लोगों को मैं अभिवादन भी करता हूँ। और उनकी याद निश्चित रूप से अब भविष्य के पीढ़ी पर जिम्मेदारी है कि उन्होंने कठिन काल में बेस खड़ा करके दिया है। अब आगे ले जाने का काम आपको करना है। और संस्था जब बड़ी होती है तो संस्था के सभी संचालकों को संभालना और उनके यूनानिमिटी रखना भी बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि जब बड़ी होती है तो झगड़े होते हैं, जब अड़चन में होती है तो झगड़े होने का सवाल नहीं उठता। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी संस्थाओं को निकोप अच्छी बढ़े। और जैसे बाकरू जी कह रहे थे तो मैंने उनको सुझाव दिया कि डीम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप, अभी हमने रिंग रोड बनाया यहाँ नज़दीक, कामठी रोड को क्रॉस करता है, ये अंदर का जो रिंग रोड है ये, इसके बाद में और एक रिंग रोड बना है जो भंडारा से आगे कनान से निकलता है। तो ये रिंग रोड के आजू बाजू में आप ज़रूर कोई अच्छी जगह देखिए, और जिसका 2-4 एकड़ एंट्रेंस रोड पर बाकी अंदर में हो, तो अभी से वो जगह खरीदी करके रखिए, क्योंकि अब यहाँ जगह की कमी, अब जगह नहीं मिल पाएगी आपको। और उसके बाद फिर आप ज़रूर डीम यूनिवर्सिटी बनाइए, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, रिसर्च है, ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी बात है, आज इसका सबसे बड़ा उपयोग है, क्योंकि रिसर्च जो है वो पैसे भी देता है और कीमत भी देता है। जिसके उल्लेख अभी कर रहे थे, मेरे बारे में कह रहे थे, मैं तो बहुत होशियार विद्यार्थी भी नहीं था और बहुत जितनी तारीफ़ वो कर रहे थे उतना मैं बड़ा भी नहीं हूँ। पर अगर मैं बोलूँ ये गलत बोल रहे तो उनके ऊपर अन्याय होगा, और सही बोल रहे ऐसा कहूँ तो मेरे ऊपर अन्याय होगा। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि सब लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। और इसलिए समाज में अच्छी दिशा में है, हम लोग अच्छे लोग जब काम करते हैं तो समाज भी बदलता है। और इसलिए आने वाले समय में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जो नागपुर को अभी हम एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, हम नागपुर को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं, हम नागपुर को एविएशन हब बनाना चाहते हैं। अभी मैं लगातार कोशिश करता हूँ, आप शिक्षण संस्थाएं चलाते, मेरी तो कोई संस्था नहीं है, पर यहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार कैसे मिले। और मेरे घर में एक छोटा ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक मैंने 7 साल में करीब 49,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है। वो मिहान में कोई भी कंपनी आती है, टाटा आए क्या कोई भी है, उसको बोलता हूँ सब काम कर दूंगा, पर अपॉइंटमेंट मेरे रेफरेंस पत्र के बिना किया तो याद रखना साले तेरा इंडस्ट्री बंद कर दूंगा। तो सबको बायोडाटा में इकट्ठा करके, क्योंकि मेरी इच्छा है नागपुर के ही लोगों को
नागपुर जिले और विदर्भ के लोगों को रोजगार मिले। अभी TCS 40,000 लोगों को लेने वाली है, SCL 15,000 लोगों को लेने वाली है। तो बड़े प्रमाण पर जितने कंप्यूटर इंजीनियर थे, IT इंजीनियर थे विदर्भ के, मैंने ला के सबको वहाँ नौकरियाँ दिलाई। और मुझे विश्वास है कि 3 साल में नागपुर शहर में 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। तो मैं लगातार अभी वहाँ एक राफेल करके आया है, और ये जो है फाइटर विमान है, ये फाल्कॉन करके एक कंपनी है फ्रांस की, तो ये राफेल उन्हीं का है। तो ये यहाँ अभी एविएशन का भी सेंटर बन रहा है। और अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी को क्लियर किया है। अब ड्रोन में 2 क्विंटल तक माल यहाँ से उड़कर गरीब का जाएगा ऊपर से, कॉलेज के बिल्डिंग से, और सामान भी जाएगा और लोग भी उड़ेंगे हवा में। तो वो दिन अब दूर नहीं है। मैंने ही देश में पानी में उतरने वाला हवाई जहाज़ लाया। तो मेरी इच्छा थी कि शुक्रवार तालाब में और अंबाझरी के तालाब में हवाई जहाज़ उतरे। तो मैं गंगा में उसकी अभी गुजरात में सर्विस चालू हुई है, तो MPBS सी प्लेन। तो मुझे जब एविएशन वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा तुम अभी 15 दिन में परमिशन दो, नहीं तो मैं इसका एक्ट का, तुम जो एविएशन का एक्ट है उसको फ्लाइंग बोट एक्ट मिल के, क्योंकि मैं शिपिंग मंत्री था, तो हवा में उड़ने वाली बोट करके मैं कानून बना दूंगा। तो तुरंत मैंने उनसे काम करवाया, अभी वो भी हुआ है। अब ड्रोन भी आया है। तो अभी हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर 350 जगह पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन इसके हमने स्टेशंस बना रहे हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद उसको उठाना और तुरंत लेके जाना। मैं आपको आह्वान करूंगा कि इस बार कोविड में हमारे बहुत दुखद घटनाएं हुई, जिसका उल्लेख अभी दयाशंकर जी कर रहे थे। अनिल सोले जी का भाई, वो उसका लंग्स ट्रांसप्लांट करनी थी। मैंने चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में बात की, वेटिंग लिस्ट के ऊपर उसका नाम लाया, स्पेशल एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, और उतने में ही उसका डेथ हो गया। तब से मैं सोच रहा हूँ कि नागपुर में हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं कि जहाँ लंग्स ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, आंखें ट्रांसप्लांट हो, किडनी ओनली ट्रांसप्लांट, बाकी कामों के लिए न, वो भी गरीबों के लिए हो। और अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोराडी में करीब 350 करोड़ का चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मेरा बहुत इच्छा है कि किसी गरीब आदमी की जान न जाए। इस बार कोविड में हमें बहुत दिक्कतें आई, तो आज स्काई ये लिमिट है। और इसलिए अच्छे लोगों को शिक्षा क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, अनेक जगह काम करने में मौका ही मौका है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम जितने लड़कों को अच्छा तैयार करेंगे, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसका जॉइंट वेंचर करेंगे, तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। और अभी कोई कमी नहीं है हमारे देश में। वर्ल्ड में हमारे लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हिंदुस्तान के हैं। अभी कल मैं बीच में टेस्ला में गया था अमेरिका में, और टेस्ला गाड़ी बहुत सुंदर है इलेक्ट्रिक की। तो मुझे जब वो उनके मालिक भी मिले थे, मैंने भी गाड़ी चलाई। तो गाड़ी तो अच्छी है, पर मुझे अभिमान इस बात का था कि टेस्ला में जब मैं अंदर जाके घूम रहा था फैक्ट्री में, तो मुझे मराठी में आवाज़ दे रहा था, गडकरी साहब नमस्कार, जय महाराष्ट्र। तो जगह जगह पर मुझे जय हिंदुस्तान। तो मैं फैक्ट्री घूम रहा था, तो 60 से 70% लड़के अपने हिंदुस्तान के अमेरिका में टेस्ला में काम करते हैं। तो हमारे पास बुद्धिमान, यंग, टैलेंटेड मैन पावर, इंटेलिजेंट मैन पावर की कमी नहीं है। और अगर हमारी शिक्षा संस्थाएं अच्छा काम करेगी, तो बहुत से अच्छे लोग हमारे देश में, वर्ल्ड में हम इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। और आज बहुत अच्छा पोटेंशियल हमारे पास है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें एजुकेशन संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी देश तो आगे जाएगा, महाराष्ट्र आगे जाएगा, मुंबई जाएगा, सब जाएगा, पर अपना नागपुर भी झंडा लेके कहीं आगे होना चाहिए। क्योंकि जिस शहर से जन्म हुआ है, वहाँ के उस शहर की प्रगति और विकास का आनंद भी और अलग है। और इसलिए दयाशंकर जी, मैं, हम सब लोग मिलकर लगातार कोशिश करते हैं कि हम कैसे रिकॉर्ड बनाए वर्ल्ड में, कि देश में, कि हमारे पास जो है वो देश में कहीं नहीं। अब दयाशंकर जी यहाँ है, 24/7 24 घंटे पानी देने की योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल में एक भी मोर्चा पीने के पानी के लिए निकला नहीं है। ऐसा शहर हिंदुस्तान का पहला है तो नागपुर है। हमारे यहाँ तुम जो टॉयलेट में पानी डालते हो,
वो सीवेज वाटर को साफ करके, मैंने उस समय प्रोजेक्ट दिया था, अनिल सोले महापौर थे, शायद दयाशंकर जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैं कहा कि पानी बेचेंगे, तो मुझे हंसने लगे, यार कुछ भी फंडा लगाते आप। अरे बोला जमेगा। और अब हमारा टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को बेचते, 300 करोड़ साल के मिलते हैं। तो हम देश में पहले हैं। अभी हमारे देश में हमने डीजल की बसेस को सीएनजी में कन्वर्ट करके करीब 100 बसेस चलाना शुरू किया। और मैं तो पीछे ही पड़ा हूँ पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए। और मैं लगातार ट्रांसपोर्ट मंत्री करके, अभी गाड़ी मेरी इलेक्ट्रिक की है, ये गाड़ी मैं, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी है, वो आगे यहाँ होगी, तो मैं बैठता नहीं उसमें। मैंने तय किया इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठूँगा, तो आवाज़ भी नहीं करती, धुआं भी नहीं देती, मस्त स्पीड से दौड़ती है। तो अब इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, स्कूटर भी आ गई, बायोफ्यूल आ गया, किसान तैयार करने लगा, तो 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी। आप जितने लोग हैं उनकी गाड़ियाँ पेट्रोल की होगी, उस गाड़ी में हमने तैयार किया हुआ 10% इथेनॉल मिला हुआ है, वो किसानों ने तैयार किया है। तो पूरे विदर्भ में हम ही सप्लाई करते हैं। तो आने वाले समय में इस देश को बदलना है तो साइंस टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ साइंस कॉलेज भी पुराना रहा, तो आप जो बात आपने यूनिवर्सिटी की रिसर्च आगे चल के डीम यूनिवर्सिटी विथ रिसर्च, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए आपको उसको बनने के लिए कुछ निकष है भारत सरकार के, और वो पूर्ण करने में निश्चित रूप से आप करिए, मैं उसमें सहयोग करूँगा। फिर से एक बार दादा बाखरू जी के स्मृति को भी अभिवादन करता हूँ। ये स्केटिंग रिंग बहुत अच्छी हुई। मैं देख रहा था कि इसकी जाड़ी इतनी क्यों बनाई है। नहीं, पार्किंग ठीक है, इसकी जाड़ी कितने इंच की है, क्योंकि दिखता रहा बहुत। तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरा सलाह ले लो, मैं आधे पैसे बचा दूंगा आगे बनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी 6 इंच का वाइट टॉपिंग करके मैं पूरा जो आपका रिंग रोड है, कामठी रोड से वो स्टेशन जो है जहाँ से कामठी का जो कंक्रीट, वहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक पूरा मेट्रो का कंक्रीट रोड बना रहा हूँ। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो 6 से 8 इंच का वाइट टॉपिंग है। अब इतने हेवी रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बचत हो सकती है। अब टेक्नोलॉजी आई, नई बिल्डिंग बनाते समय 2 पुलर जब ब्रिज बनाते हैं तो 2 पियर के बीच का अंतर 30 मीटर होता है। अब मैं आपका यहाँ से जो ब्रिज बना रहा हूँ जो ताजबाग तक, तो मैंने कहा ऐसा नहीं बनाना, तो वो डिस्टेंस अब 120 मीटर कर रहे हैं, तो 3 पियर गायब हो जाएंगे, तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो ये मलेशिया और सिंगापुर से हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें जो ऊपर का कास्ट विंग होगा बीम का, वो स्टील फाइबर में है। तो स्टील फाइबर में होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ उतनी है कि ये नीचे में बनाने की आवश्यकता नहीं। तो मैं अभी ब्रह्मपुत्रा में इधर उधर बहुत बड़े बड़े पुल बना रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सेविंग हो सकता है। मैं हर साल अब कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ के काम करता हूँ। अगर उसमें 20% भी सेविंग हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का सेविंग होगा। टू सेव मनी इज़ टू अर्न मनी। तो ये अगले बार मैं आपको बताऊंगा, इसकी हाइट इतनी रखना, पर डिज़ाइन आपको दिला दूंगा। तो ये बहुत अच्छा बना है, क्योंकि मैं जब पालक मंत्री था, जिसका उल्लेख किया था, बाखरू जी का सत्कार था, तो स्वाधीनता के 50 साल के उपलक्ष्य में हुआ था। और नागपुर शहर के सभी ऐसे लोगों को हमने बुलाया था जिसमें दादा का सत्कार किया था, उसमें रोचलदास जी का भी किया था। तो अभी मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का रिसर्च कॉलेज में कर सकते हैं। बहुत लोग पेटेंट ले रहे हैं, बहुत लोग मुझे मिलते हैं, उन लड़कों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका ये जो आपने गोल्डन जुबली मनाने की शुरुआत की है, मेरी तरफ से हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी आप ऐसा आगे काम करेंगे उसमें मैं सहयोग करूँगा। आपके आज ये ग्राउंड है, तो मैंने एक अंबाझरी लेआउट में स्केटिंग रिंग का ग्राउंड बनाया। आप उसको ज़रूर, आपके लड़कों को, वाई देशपांडे बैठे ना, हाँ इनको मालूम है, ये मेरे पास आते थे, इन्हीं के कारण बनाया। और उसके लिए चिकाटे करके एनआईटी के अधिकारी थे, तो श्रीनिवास पाटिल जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एनआईटी के अध्यक्ष थे। तो चिकाटे को मैंने बासोलिना भेजा था और ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्केटिंग रिंग का तैयार किया, बहुत सुंदर है। तो अब इसके में बहुत बच्चे खेलते हैं। आपके यहाँ ये उत्तर नागपुर में सुविधा हुई। अब मैं 160 खेलने के स्टेडियम का
अब तिवारी दयाशंकर जी और मैं मिलके उसका उद्घाटन नागपुर में करने वाला हूँ। और मेरा एक गांधीनगर में। तो ये अंबाझरी के तरफ हम जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में स्विमिंग टैंक के बैक साइड में वीआरसी के उधर बीच में ये ग्राउंड है, फर्स्ट इन इंडिया, इतना अच्छा बना है। तो आप ज़रूर आपके लड़कों को भी भेजिए, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। आगे वो इंटरनेशनल इसमें ओलंपिक तक जा सके, इसकी प्रैक्टिस भी हमारे लड़कों को होनी चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने इसका ये किया है। वैसे हम 160 स्टेडियम बना रहे हैं और उसमें मेरी इच्छा है कि नागपुर में हर शाम को 1 लाख बच्चे ये मैदान पर खेलने चाहिए। सबसे बुरी बात है, हमारे घर पर भी है, मैंने मेरे बहू को आज ही सुबह मैंने एक कार्यक्रम किया था, वो पूरे देश के रिनाउंड आई सर्जन थे। तो ये जो दिन भर लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन लेके बच्चे दिन भर देखते हैं, ये बंद करो, तो 5 साल में उसकी आंखें खराब हो जाती है। तो आज शंकर नेत्रालय से लेकर हिंदुस्तान के सभी डॉक्टरों ने मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन मैंने किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से। आज पूरे देश के डॉक्टर थे कि ये जो लड़कों के आंखों खराब हो रही है इससे, तो अगर दिखाना है तो ऊपर टीवी तो भी चलेगा, और ये जो लैपटॉप पर और ये दिन भर देखते हैं तो इसके भी दुष्परिणाम है। अब स्टडी अध्ययन करने की बात अलग है, मेरे घर में भी छोटे बच्चे पूरे दिन भर, मतलब फेंको सब ये लैपटॉप पर रखो मत घर में, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। तो बच्चे अपने मैदान पर जाएंगे तो उनका व्यक्तित्व बनेगा, और इसलिए स्कूल कॉलेज के सब मैदान हम अच्छे बना रहे हैं। और हमने क्रीड़ा महोत्सव जब किया था तो 55,000 लड़के रोज़ खेलते थे, 17 दिन कार्यक्रम चला था। तो अब फिर से कोविड कम होगा तो हम करेंगे सांस्कृतिक महोत्सव और ये। और मुझे बहुत अच्छा हुआ, इस बार मैं अमिताभ बच्चन और मैं एक कार्यक्रम में थे NDTV के, तो अमिताभ बच्चन और मैं पहले चाय पीने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी पहले मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत एकदम सुधर गई, तुम्हारे चेहरे में फ़र्क पड़ा, तुम क्या करते हो रोज़? तो मैंने कहा मैंने थोड़ा मेरी प्रायोरिटी बदली। पहली मेरी प्रायोरिटी थी कि जो है वो बस समाज सेवा, देश राजकारण, यही पहली प्रायोरिटी थी। अब मैंने पहली प्रायोरिटी हेल्थ की, दूसरी अपनी ईमानदारी से अपनी वेल्थ, और तीसरी प्रायोरिटी फिर देश की और समाज की सेवा करना। तो मैं रोज़ 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ और 1 घंटा व्यायाम करता हूँ। तो आज मेरा पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आज मैं दौड़ सकता हूँ। इस बार 15 अगस्त के लिए लाल किले पर चढ़ता था, तो मैं अभी जो मिलिट्री के जो एयरफोर्स के प्रमुख मेरे घर पर आए थे, तो मैंने उनको बताया तुम भी करो। तो मैं जब चढ़ता था तो पहले 3 जगह रुकता था, आज इस बार मैं चढ़ा तो एक भी जगह नहीं रुका, ऐसा दौड़ते दौड़ते ऊपर चला गया। तो मैंने अमिताभ बच्चन को कहा कि तुम भी प्राणायाम करो। मेरा प्राणायाम बहुत पॉपुलर हुआ है, मेरा नहीं है वो, मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया, तो वो आप ज़रूर करो।